वेलकम बैक टू द स्टोरी बिहाइंड। और पिछले हफ्ते हमने स्टोरी की थी द टेरर राइजिंग, और वो आज भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त जो आग लगी हुई है उसका सलूशन उस वीडियो में है। आप ज़रूर वापस जाकर देखिएगा। लेकिन जो कमेंट्स आए थे उस वीडियो पे मैं वो थोड़े से पढ़ के सुनाना चाहती हूँ एंड आई जस्ट वांट टू रिस्पॉन्ड टू अ फ्यू ऑफ देम। यहाँ ये हैं अन अंसारी 22766 और उनका कहना है कि 1971 के बाद इस वक्त सबसे ज़्यादा अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज मौजूद है। मुल्की सियासी अफरा तफरी और दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए सबसे पहले कौमी बयानिया बेहतर करने की अशद ज़रूरत है। अब हमें सिर्फ ज़मीनी सरहदों की हिफाजत नहीं करनी बल्कि डिजिटल सरहदों की तरफ भी तवज्जो मबजूल करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान को एक जामे सियासी, मुआशरती और फ़ौजी पैकेज की अशद ज़रूरत है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ आपसे। और इस वीडियो में हमने जो जिसकी बात की थी तफसील से बात की थी। एंड लास्ट कमेंट जो मैं शेयर करना चाहती हूँ ये है द क्यूटी जुलाई और उनका कहना है नाइस शो, especially the way you include viewers' comments and feedback. मैं भी शामिल कर रही हूँ। Feedback is a must in social media shows. It's not the idiot box, and we should remember it. Keep it up. बिल्कुल idiot box तो नहीं है, यानी कि टीवी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में idiot phone तो हम थोड़ा सा बन गया है। पर खैर, let's move on to today's story. लेकिन पहले एक sip. Do you know कि फिल्मों और ड्रामों में इस मशरूब को खून के मुतबादिल के तौर पे, सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और आज तक किसी को नहीं पता कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। लेट्स डाइव इनटू द समटाइम्स डार्क हिस्ट्री ऑफ रूह अफ़ज़ा। उससे पहले मेरे कॉलीग वसी ने कराची से लोगों से कुछ सवाल पूछे थे रूह अफ़ज़ा के बारे में। सुनिए। हम बचपन से वही पीते हुए आ रहे हैं। तो रूह अफ़ज़ा तो हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं, उसके अलावा हमारे पाकिस्तान में और उसके कोई मकसद ऑप्शन है ही नहीं शायद। हम तो पैदा हुए जब से यही पी रहे हैं। रूह अफ़ज़ा बस पानी के अंदर चीनी मिक्स करके पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा बन जाता है, उसमें और चीज़ें ऐड कर दें आप, जैसे तुखमलंगा वगैरह हो गया, वो ज़रा तस्कीन पहुँचाता है। हमारी अम्मी जो बनाती हैं वो रूह अफ़ज़ा सिर्फ रूह अफ़ज़ा नहीं बनाती, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलाती हैं, दूध मिलाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, तो पता नहीं चलता कि उसका एक्चुअल जायका क्या है। जब यही हमदर्द वाले जब इसको एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे ममालिक में, हाँ। तो फ्रूट्स की तस्वीर उसमें से हटा देते हैं। होता नहीं होगा ना इसमें। सिर्फ फ्रूट की तस्वीर नहीं हटती दोस्त, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, क्योंकि वो अपने मुल्क में कोई दो नंबर चीज़ इन्हीं नहीं करते, क्योंकि वहाँ बोलते हैं जो दिखाओ वही दो, तो हमारे यहाँ तो कोई पता ही नहीं है ना, किसी चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक पुराने बाजार से। इन तंग गलियों में 1906 में चांदनी चौक के करीब जब हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने अपने मरीजों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए एक शरबत बनाई। वेरी फ्रेग्रेंट, वेरी स्वीट, वेरी वेरी रेड। यूनानी तिब के प्रैक्टिशनर थे। यूनानी तिब वो है जिसमें बूटियों और नेचुरल इंग्रेडिएंट से मरीजों का इलाज होता है। कहा जाता है कि उनके एंसेस्टर्स काशकर चाइना से आए थे, लेकिन 100 साल पहले ये शरबत नहीं दवा थी, जैसे 140 साल पहले कोका कोला भी दवा थी फॉर हेडेक्स, फटीग, मॉर्फिन एडिक्शन। हकीम अब्दुल मजीद का लाल शरबत इतना मकबूल हुआ दैट ही कुडंट मीट डिमांड और नाम रखा रूह अफ़ज़ा, जिसका लिटरल मीनिंग है रिफ्रेशिंग, रिप्लेनिशिंग द सोल, रूह की तस्कीन। जैसे कुंभ के मेले में भाई बिछड़ जाते हैं, 1948 में अब्दुल मजीद के बेटे भी जुदा हो गए थे। इंडिया का पार्टीशन हुआ, खून रेजी हुई और उसी में हाफिज मजीद का हमदर्द दवाखाना का भी पार्टीशन हुआ। हाफिज मजीद का इंतकाल 1922 में हो चुका था और उनके छोटे बेटे हकीम मोहम्मद सईद पाकिस्तान आ गए और अपने साथ लेकर आए अपने वालिद की रूह अफ़ज़ा की रेसिपी पर आगे बात करेंगे क्योंकि इस कहानी में मज़ीद खून शामिल है। हकीम मोहम्मद सईद ने 1953 में नाज़माबाद, कराची में पहली हमदर्द फैक्ट्री कायम की, 200 किताबें लिखी, यूनानी तिब का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकग्नाइज करवाया, गवर्नर सिंध रहे। लेकिन 1998 में उसी इलाके में बेदर्दी से उन्हें कत्ल कर दिया गया था जहां उन्होंने हमदर्द वक्फ की जड़ें बोई थी। If the story of रूह अफ़ज़ा in Pakistan is somewhat stained with blood, तो इंडिया में इनहेरिटेंस का मामला बन गया। 2019 में इंडिया में रूह अफ़ज़ा मार्केट में शॉर्ट हो गई।
यहाँ तक कि हमदर्द पाकिस्तान ने यहाँ से रूह अफ़ज़ा भेजने का ऑफर भी कर दिया। शॉर्टेज की वजह लीगल बैटल था कि हाफिज अब्दुल मजीद के ग्रैंड चिल्ड्रन में से कौन हमदर्द इंडिया को लीड करेगा। वो मामला तो सेटल हो गया, मगर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया कि पाकिस्तानी रूह अफ़ज़ा इंडिया में अमेज़न के जरिए नहीं बेचा जा सकता, ना इंडियन रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान में और ना ही बांग्लादेश में, क्योंकि हमदर्द का एक और पार्टीशन भी हुआ था। 1971 में जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ तो हाकिम मोहम्मद सईद ने बांग्लादेश के सिटीजन्स को रूह अफ़ज़ा हमदर्द लेबोरेटरीज गिफ्ट किया था। लेकिन इस गिफ्ट का क्या बना? 2018 में बांग्लादेश का एक फूड कोर्ट नहीं, मॉल वाला फूड कोर्ट नहीं, एक अदालत ने हमदर्द बांग्लादेश को 4 लाख टका का फाइन कर दिया। Reason for making food with unauthorized ingredients and spreading misleading advertisements. तो सबीर अहमद, एक बंगाली रिसर्चर जो स्वीडन में मुकीम है, उन्होंने रूह अफ़ज़ा का लाइव लैब टेस्ट किया और पता चला कि पाकिस्तानी रूह अफ़ज़ा में 76% शुगर कंटेंट है, जबकि बांग्लादेश में 67.5%। And the 35 fruits listed in बांग्लादेश, हमदर्द बांग्लादेश ने फाइन के बाद मान लिया इसमें फल नहीं है। मैंने बांग्लादेश में अपने एक साथी से पूछा कि बांग्लादेश के रूह अफ़ज़ा में क्या है। सुनिए। Ruh Afza, it's a very popular drink in Bangladesh, especially in Ramadan. You go to any iftar party, there it is, you can find Ruh Afza. It's a concept that it helps people to stay hydrated, and also it's really strongly connected to our childhood, so it hits our nostalgia. On 2018, there was a lawsuit filed against Hamdard Laboratories Bangladesh because of publishing false and misleading advertisement about the ingredients used in Ruh Afza. Later on, Hamdard Laboratories Bangladesh, they admitted that the drink contained juice from 35 different kinds of fruits is a mistake. But however, they maintained that the information on their product label was accurate and the formulation differed from Pakistani version. तो रूह अफ़ज़ा में है क्या? ओरिजिनली पालक भी था, लेकिन आजकल आपको लेबल पे बहुत सारे फल भी नजर आते हैं, और अगर आप पीछे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को पढ़ते हैं तो उसमें चीनी, अरके फवाके, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, अरके बहार, अरके क्योड़ा, अरके गुलाब, प्रिजर्वेटिव्स एंड एडिटिव्स एंड रेड 40 मिलेगा, जो एक फूड डाई है। अमेरिकन फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसको अप्रूव भी किया है, हालांकि मुतनाज़ा भी है। तो अब आखिर में दुबई में मैंने अपनी कॉलीग कुर्तलैन से फिर पूछा कि दुबई वाला रूह अफ़ज़ा कैसा है। I'm not sure what is up with the packaging here. It tastes a little different. Smell भी थोड़ी different है, but I still love it. I love this one and the one that we get in Pakistan as well. It is my OG summer drink. The color is a bit lighter here. I'm not sure why, but honestly, all I care about is that I'm easily able to find my favorite drink here because it brings back so many memories. पाकिस्तान में मामा जब मुझे रात को उठाती थी ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पिलाने के लिए, I don't know why I would go back to sleep even better. तो 21st सेंचुरी में रूह अफ़ज़ा एक दवा है? नहीं। जो मर्जी कोई कह ले रूह अफ़ज़ा के बारे में, जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, जो मर्जी इसको बेचे। रूह अफ़ज़ा यादों की मिठास है, इसमें तक़सीम हिंद के खून के छींटे हैं, इफ्तार की पहचान है, गर्मी का सुकून, सब कॉन्टिनेंट का कोका कोला जो सरहदों के पार यूं बहता है जैसे यादें। प्रोड्यूसर साहब, बहुत मीठा हो गया, कुछ नमकीन हो जाए।